गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। डेली करंट अफेयर सीरीज नंबर 3 का लेक्चर नंबर 27 एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ज्ञानबाजी। वैसे आप सबकी तैयारी आरआरबी के लिए शानदार चल ही रही है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं, अलग अलग डाउट्स पूछ रहे हैं और करंट अफेयर्स को लेकर सबका एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो करंट अफेयर्स को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। इतने जल्दी बहुत कुछ अचीव नहीं हो सकता। आने वाले दिन में कोविड अपने चरम सीमा पे है, अब आप सब जानते ही हैं। तो आने वाले दिन में एग्जाम जब भी हो, आपको करंट अफेयर्स में एक सॉलिड प्रिपरेशन करने का हम वादा करते हैं। आपकी एग्जाम जो भी हो, चाहे आप आरआरबी टारगेट कर रहे हो, एसबीआई टारगेट कर रहे हो, क्लर्क टारगेट कर रहे हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, करंट अफेयर्स को लेकर आप निश्चिंत हो जाइए जब तक ज्ञानबाजी आपके साथ है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आगे बढ़ें और ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी पर जाकर हमारे डेली के फ्री पीडीएफ्स को डाउनलोड करना ना भूलें। We are also providing some of the exclusive services on Gyanbazi like general awareness, our GK one-liner, Corona updates, and then some of the very important PDF of sample papers of the questions asked in previous years. So with all these features and facilities, my various services are available at you. All right, तो let us begin with today's work. नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और आज के शानदार 25 क्वेश्चंस हम शुरू करने जा रहे हैं। Here we go. ये है आज का पहला सवाल। What is the theme of India Idea Summit 2020? इंडिया आइडिया समिट 2020 का थीम क्या है? चार ऑप्शन है हमारे सामने। 22 तारीख को ये बताया गया था। बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, बिजनेस एंड एनवायरमेंट, बिजनेस इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड या सस्टेनेबल बिजनेस। यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। Let's see. Yes, the right answer is option number A, building a better future. So let me just change the color of my pen so that whatever I can write, you must see it in a better way. हाँ भाई, तो ये जो बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर ये जो थीम लिया गया है, इसके साथ में आपको एक जानकारी और बता दूं। ये एक्चुअली में होस्ट किया गया था इंडिया यूएस बिजनेस काउंसिल द्वारा। इंडिया यूएस बिजनेस काउंसिल, ओके। और इस सबमिट का सबसे मेन मकसद ये था कि भविष्य में बिजनेस को बढ़ावा कैसे दिया जाए। ओके गाइस, यहाँ पर आप सबको इस एक वर्ड को ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपको इंग्लिश में भी बहुत काम आएगा। समिट, समिट का मतलब मीटिंग नहीं होता। समिट का मतलब होता है एक ऐसी मीटिंग जहां पर आप अपने अपने हिस्से के लिए नेगोशिएशंस करते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि एक आम मीटिंग में और समिट में क्या फर्क होता है, तो समिट हो गया, पार्लेंस हो गया, राउंड हो गया, ये जो सारे वर्ड होते हैं ना, इसमें नेगोशिएशंस होता है, यानी अपना हिस्सा निकालने के लिए बहस हो सकती है, यहाँ पर टकरार हो सकती है, बहुत सी चीजें रहती है। ऑलराइट, चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर राशन योजना अभी अभी शुरू की है? घर घर राशन कार्ड योजना नहीं, घर घर राशन योजना। चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली या महाराष्ट्र। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है सही जवाब है दिल्ली। ये काम शुरू किया है अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार ने और इसमें केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा, उसके साथ राइस, उसके साथ शुगर, ये सारी चीजें घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। बहरहाल ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना अपने चरम सीमा पे है और दिल्ली में लाखों के तादाद में केसेस हैं। इसीलिए सरकार का ये मूव एक तरीके से उनके लिए मजबूरी भी माना जा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और दिल्ली एक राज्य भी है, तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कौन है? ऑल राइट, ये सवाल है। अगले सवाल पर मैं जा रहा हूं और एक दो सवाल बाद में इसका जवाब आपको बताऊंगा। तब तक आप सोच के रखिएगा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। Which state has decided to reopen schools from September 5, 2020?
5 सितंबर जिस दिन टीचर्स डे होता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता है, उस दिन से कौन से राज्य में स्कूल दोबारा शुरू की जा रही है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला या दिल्ली? सही जवाब है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। जगन मोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि 5 सितंबर 2020 से वो स्कूलों को दोबारा रीओपन करने वाले हैं। ऑल राइट। आंध्र प्रदेश सरकार के गवर्नर कौन है बाय द वे? ये तो हो गए चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी। इनके गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। बिश्वभूषण हरिचंदन, नाम जरा लंबा है, इसीलिए ठीक से याद रखना। ओके, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मेरी बात पे पूरा पूरा गौर फरमाना। आप उस चक्कर में मत रहो कि आपके पास पूरा का पूरा कलेक्शन आएगा फिर आप याद कर लेंगे। नो, जब कोई चीज सामने होती है उस समय उसको याद करने की आदत डालो। एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी यह है कि वो अपनी नजरों के सामने से कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी से भरी हुई चीज को कभी हाथ से न जाने दे। दैट इज व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि जब डेटा आपके सामने है ठीक से देखो, समझो और याद करो। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है येदियुरप्पा। येदियुरप्पा, राइट। केरला के कौन है? पी विजयन, जिनका पूरा नाम है पिनरई विजयन। और दिल्ली के कौन नहीं जानता? ए केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, राइट। तो आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर तो जबानी याद रहने ही चाहिए। ऑल राइट, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पीएम मोदी रिसेंटली प्रेज्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट फॉर अचीविंग क्रिटिकली एट द काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट 3। द पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट के कुछ साइंटिस्टों की बड़ी तारीफ की थी। सवाल यह है कि यह काकरापार पावर प्लांट कहां स्थित है? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना या गुजरात। सही जवाब है गुजरात। ये जो पावर प्लांट है ये गुजरात में है। ऑल राइट। भारत में अलग अलग एटॉमिक पावर प्लांट है और न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी निकाली जाती है, ये पावर प्लांट को लेकर मेरा एक सेशन मैं आपके लिए जरूर पेश करूंगा, बनाकर रेडी है। जल्द ही मेरे स्टैटिक जीके के सीरीज वाले लेक्चर्स में ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली मिल जाएगा। बहरहाल, आगे बढ़ने से पहले भारत के सबसे बड़े जाने माने न्यूक्लियर साइंटिस्ट का नाम बता सकते हो क्या? भारत के एक बहुत बड़े जाने माने न्यूक्लियर साइंटिस्ट का नाम, जिससे यूएसए और रशिया के लोग भी एक समय पर घबरा रहे थे। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भारत के, जिनको मौका दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, जिनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया गया। और आपको एक बहुत ही मिस्टीरियस बात बताऊं, कहते हैं कि इनको मरवाने में, इनकी जो डेथ हुई वो आसान नहीं थी, इनकी डेथ के पीछे कोई ना कोई साजिश थी, ऐसा कहते हैं। वी आर नॉट श्योर, बट ये एक फैक्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के ठीक 13 दिन के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। अब अपनी अपनी थेरीज है, अपनी अपनी चीजें हैं इसके ऊपर, मतलब बहुत से अलग अलग लोगों की थेरीज आती है। बट फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि होमी जहांगीर भाभा भारत के जाने माने न्यूक्लियर साइंटिस्ट तो थे ही। ऑल राइट, यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, सो हियर वी गो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। Which country recently launched its first ever military satellite? इनमें से कौन से देश ने अपना अभी तक का सबसे पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है? दोस्तों, मुझे इस बात से बेहद नफरत है जब बच्चे बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ आंसर का रट्टा मारने में बिजी रहते हैं। याद रखना, ऐसा करने वाले कहीं ना कहीं जरूर टकराते हैं। इसीलिए इस सवाल को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पहले आपको यह समझना होगा कि मिलिट्री सैटेलाइट का मतलब क्या होता है। आपने सैटेलाइट तो सुना होगा, लेकिन ये मिलिट्री सैटेलाइट क्या है? तो इन बातों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज नहीं कल इसके ऊपर कोई आरसी का पैसेज या इसके ऊपर कोई क्लोज टेस्ट या इसके ऊपर कोई जीडी का टॉपिक हो सकता है, और उस समय आपके लिए ये बहुत टेढ़ी खीर बन जाएगा और आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं।
पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश बन गया है साउथ कोरिया। आई मीन साउथ कोरिया ने सबसे पहली बार ये मिलिट्री सैटेलाइट बनाया है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आमतौर पे जितने सैटेलाइट हम बनाते हैं, ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाने के लिए होते हैं और वहां से ये मौसम की जानकारी हमको देते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस की जानकारी हमको देते हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन ऐसे भी सैटेलाइट होते हैं जो मिलिट्री पर्पस के लिए भेजे जाते हैं, जहां से हमें दुश्मन की अलग अलग गतिविधियों के बारे में अंदाजा होता है और वहां से उन चीजों की इमेजेस भी हमको मिलती है। भारत के पास भी है मिलिट्री सैटेलाइट्स, कोई नई बात नहीं है। भारत में अब इसरो बहुत से इस तरह की चीजों में हमारा साथ देता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो समझ में आ गया आपको? यस। साउथ कोरिया के बारे में दो चार बेसिक जानकारी बता दूं, बोर तो नहीं हो जाओगे? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट साहब का नाम है मून जे इन। मून जे इन, ये तीन अलग अलग आदमी नहीं है, हाँ, एक ही आदमी है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? SEOUL। सियोल सियोल मत करना, हाँ, इट इज सोल। हाँ। तीसरा, साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? वोन, WON, वोन। वैसे हम इंग्लिश में इसको वन बोलते हैं, लेकिन इट इज वोन, ओके। एंड देन साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम क्या है? साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर है चुंग सी क्यों। चुंग सी क्यों। भैया बाद में हंस लेना अकेले में, लेकिन फिलहाल ये नाम ढंग से याद कर लो। अब इनकी मम्मी को यही नाम पसंद आया, हम क्या कर सकते हैं इसमें, राइट? चुंग सी क्यों, ये इनके प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम है। तो ये रहे प्रेसिडेंट, ये रही कैपिटल, ये रही करेंसी, ये रहे प्राइम मिनिस्टर। कौन से कंट्री का बताया मैंने? साउथ कोरिया का बता दिया, राइट? हाँ। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन कितनी मालूम? अपने महाराष्ट्र के पॉपुलेशन का आधा भी नहीं है, सिर्फ 5 करोड़ 16 लाख की पॉपुलेशन है। बताओ, मजाक लगा रखा है बिल्कुल, इतनी कम पॉपुलेशन है। हाँ, चलिए दोस्तों, तो यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। चलो मैं आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। An earthquake with a magnitude of 7.8 hit the coast of which nation on July 22, 2020? कौन से देश के तटीय क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया है जिसकी तीव्रता 7.8 आकी गई थी? तो उस देश का नाम क्या है? चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अलास्का या मैक्सिको। मैं आपको जवाब बता देता हूं, इट इज ऑप्शन नंबर सी, अलास्का। अब अलास्का कहां पर है? देखिए, ये रहा अमेरिका, ये कुछ इस तरह से है अमेरिका, ये अमेरिका का नक्शा है, राइट? और उसके बाद अमेरिका के ऊपर है ये कनाडा, सबको पता ही है। और कनाडा के बाद यहां पर कहीं पर है एक राज्य अलास्का, ये याद रखना आप। अब ये एक स्टेट है जो कि अमेरिका के कब्जे में है, तो इट लुक्स लाइक अ कंट्री बट इट इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? ये आपको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? हाँ। अलास्का की राजधानी क्या है? The capital of Alaska is Juneau, Juneau, right? हाँ, ये आप याद रखना, ओके। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। देन न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी, राइट? ये तीन अलग अलग कैपिटल्स आप याद रखिएगा। ऑलराइट, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के, याद आया क्या? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नाम है अनिल बैजाल। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज अनिल बैजाल, राइट? ये याद रखना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, which state's first plasma bank mission COPE was launched on July 21? कौन से राज्य का मिशन प्लाज्मा बैंक मिशन कोप लॉन्च हुआ है 21 जुलाई को? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तेलंगाना? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। इट वॉज लॉन्च इन कर्नाटका। अब प्लाज्मा बैंक का मतलब सिंपल है दोस्तों, इसको लेकर कभी कंफ्यूज मत होना। कोविड-19 के वजह से लोगों की रक्त जांच भी की जा रही है और खून डोनेट भी किया जा रहा है, और ब्लड डोनेट करने को ही ये प्लाज्मा बैंक बोला जाता है। तो बेसिकली आपके खून की जांच होती है वहां पर, राइट? ये बात आप याद रखना। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? येदियुरप्पा। ये मैं ऑलरेडी अभी पिछले क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूं। और कर्नाटका के गवर्नर कौन है? वज्जू भाई वाला, वज्जू भाई वाला, राइट? ये याद रखना आप।
ऑलराइट, आगे बढ़े, चले अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, विच नेशन विल बी होस्टिंग द 2020 एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग? भाई भैया क्रिकेट के दीवानों के लिए तो बहुत बुरा साल रहा, ये कोई मैच नहीं हो पाई और आईपीएल भी कैंसिल हो गया जो मार्च में होने वाला था। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आईपीएल अब दोबारा 19 सितंबर से चालू होने वाला है और 8 नवंबर तक होने वाला है। नहीं पता है तो मेरी ये डेट याद रखना, राइट? 19 सितंबर से 8 नवंबर तक आईपीएल के मैचेस होने वाले हैं। सवाल ये है कि कहाँ होने वाले हैं, भारत में तो पॉसिबल नहीं है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या यूएई होने वाले हैं मैचेस यूएई में। तो आमतौर पे आप लोगों को सुनते हुए बोलते हुए सुन सकते हो दुबई में होने वाले हैं, दुबई में होने वाले हैं। तो बेसिकली दे मीन्स टू से यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, और यूएई की राजधानी क्या है? दुबई। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई 7-8 अलग छोटे छोटे एमिरेट्स बनाए गए हैं और उन सबके कलेक्शन के वजह से इसका नाम पड़ा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑलराइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट हैज लॉन्च वन स्टॉप स्कीम टू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट्स? कौन से राज्य ने वन स्टॉप स्कीम लॉन्च की है फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट्स के लिए, राइट? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने प्रदेश में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक वन स्टॉप स्कीम लॉन्च की है? चार ऑप्शन है, राजस्थान, मणिपुर, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अशोक गहलोत साहब की सरकार, राजस्थान, राइट? तो यहां पर क्या लॉन्च हुआ है? वन स्टॉप स्कीम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना इसको, इसका मतलब ये है कि इनके राज्य में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर या फिर कोई भारत के अंदर का ही इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, प्लांट लगा सकता है, कंपनी खोल सकता है और उसके लिए लगने वाली सारी चीजें जैसे कि जमीन, जैसे कि बिजली, जैसे कि रिसोर्सेस, जैसे कि मैन पावर, इन सब का इंतजाम सरकार करके दे देगी। ये एक बहुत अच्छी मुहिम होती है जिससे अपने प्रदेश में आप नौकरियों का स्तर और अपने आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं। हर राज्य ये करता है, राइट? राजस्थान के गवर्नर कौन है? कालराज मिश्रा। कालराज मिश्रा, ये समझ में आ गया आपको, ये लिख लिया आपने, अशोक गहलोत और कालराज मिश्रा। ऑल राइट, चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10, which countries lawmakers have passed legislation urging China to de-escalate situations with India along LAC? कौन से राज्य के लॉ मेकर्स ने एक लेजिस्लेशन पास किया है ताकि चीन जो है वो भारत के साथ एलएसी वाले अपने विवाद को थोड़ा सा कम करे और पीछे हट जाए? अब ये रहा जम्मू कश्मीर और ये मैं बना रहा हूं लद्दाख, और लद्दाख में यहाँ पर है गलवान घाटी जहां पर चाइना के सोल्जर घुस आए थे, राइट? अब मामला ये है कि उनको इस एलएसी के लाइन के अंदर नहीं आना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि इसको लेकर भारत और चीन में झगड़े जैसी गंभीर परिस्थिति हो गई और इसमें सोल्जर शहीद हुए थे। तो अब कौन से देश ने यह बोला है कि दोनों के बीच में मध्यस्थी करने का काम किया है? और एलएसी का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो चार ऑप्शन है हमारे सामने, ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्पेन या यूएसए। देखो भाई, स्वाभाविक है स्पेन का तो कोई लेना देना है नहीं इस मामले में, यूके का भी कोई लेना देना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन एलएसी के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने कभी कोई दखल अंदाजी की नहीं। सबसे ज्यादा इस मामले में सामने आया है अमेरिका, इसीलिए इट इज मोस्ट लाइकली दैट आवर आंसर शुड बी अमेरिका, राइट? मैं न केवल आपको आंसर बता रहा हूं लेकिन आंसर तक पहुंचने की टेक्निक भी बता रहा हूं कि कैसे सोचना जरूरी है। रोज अखबार पढ़ने वाले या कॉमन सेंस लगाने वाले बच्चे को भी इसका आंसर ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा क्लियर हो जाता है, राइट? सो इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आए और अगर आपसे ये नहीं बने तो बहुत अफसोस की बात हो जाएगी दोस्तों। ऑल राइट, चलिए फिलहाल हम चलते हैं आगे। भैया एडिटोरियल, द हिंदू एडिटोरियल रोजाना शुरू होने वाला है यूट्यूब चैनल ज्ञानबाजी पे, कमिंग सून, बने रहिएगा। बहुत जल्दी मैं इसका डेट और टाइम डिक्लेयर करने वाला हूं। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम है, जिनको वोकैबलरी समझ में नहीं आती है, और जहां ऐसा भी है कि जिनको खबरें समझ में आ जाने के बावजूद उसका बैकग्राउंड समझ में ना आने की वजह से बहुत टाइम लगता है, उन सब के लिए हमारी एक शानदार सीरीज आ रही है द हिंदू का एडिटोरियल।
राइट। तो हमारे साथ बने रहिएगा, ये द हिंदू का एडिटोरियल आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इससे आप आरसी के पैसेज, इससे आप अच्छे एसेज, इससे आप जीडी में बहुत अच्छे डिबेटेबल पॉइंट सब कुछ आप रख पाएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज बने रहिए, हम आपको आगे बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। With which of the following organization CBIC has signed an MOU? MOU का मतलब Memorandum of Understanding to facilitate smoother bilateral exchange of data। चार ऑप्शन है हमारे सामने। CBDT, CBDT का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मैं बोलते जा रहा हूं, इसको हल्के में मत लेना, इसको लिख लेना मूर्खों। हर एक चीज को याद रखना, एग्जाम में ये ऐसे कैसे आती है। CBDT का फुल फॉर्म क्या बताया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। देन अगला है नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड देन ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑल राइट, फुल फॉर्म नहीं लिख पाए तो वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना और फिर से सुनना और फिर से लिख के रख लेना, लेकिन छोड़ना मत, एग्जाम में ये फुल फॉर्म आते हैं। राइट, बहरहाल हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीबीडीटी। राइट, सीबीडीटी से जुड़ी हुई दो बेसिक जानकारियां आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो लिख के रखिए। सीबीडीटी के चेयरमैन साहब कौन है? सीबीडीटी के चेयरमैन है प्रमोद चंद्र मोदी, MODY वाले मोदी है ये। ओके, और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। ऑल राइट, याद रहेगा आपको। आगे बढ़े, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12। डीबीएस रिपोर्ट हैज एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2021। डीबीएस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जो अर्थव्यवस्था है यानी जीडीपी ग्रोथ जो है वो आर्थिक वर्ष 2021 में कितनी हो जाएगी? -2.3%, -5.7%, -4.6% या -6.0%? द राइट आंसर हियर इज -6.0%। ऑल राइट, तो बढ़ने वाली तो है नहीं, जो है उसमें और नेगेटिविटी आ जाएगी। और आपको पता है जब जीडीपी 1% से गिरती है, जीडीपी जब 1% से गिरती है तो समझ जाना करीबन करीबन बाजार से 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए निकल चुका होता है और उतने रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है, उतने रुपए की नौकरियां चली जाती हैं बाजार से। ये एक बेसिक एस्टिमेट है दोस्तों। तो ये इतना ज्यादा गिर जाना ये कहीं से भी अच्छे साइन नहीं है। आने वाले दिन में इकोनॉमी के ऊपर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता चलूंगा, और इसीलिए जरूरी है कि आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझो। एक बैंकिंग के बच्चे को एग्जैक्टली तैयारी कैसे करनी है, उसमें आप एक बात याद रखना, यदि आपको पॉलिटिक्स और यदि आपको इकोनॉमिक्स ये दो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बैंकिंग में आओ ही मत, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बैंकिंग बिना पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को समझे बिना नहीं की जा सकती, और अगर कर भी ली तो निभाई नहीं जा सकती। हर स्टेज पे आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए जितना हो सके अपने आप को इन विषयों में मजबूत करते चलिए। मेरे बोलने का ऐसा मतलब मत निकाल लेना कि सर आप यूपीएससी की तैयारी के लेवल पे बात कर रहे हो क्या, नहीं, मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बैंकिंग इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसीलिए अर्थशास्त्र को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। और अर्थशास्त्र वैसा ही होता है जैसे देश की राजनीति, और इसीलिए जरूरी है कि हमें पॉलिटिक्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए। राइट, so please be aware of all such type of things. Let's go to question number 13. In which of the following person's name employees welfare scheme has been launched in Rajya Sabha? किस व्यक्ति के नाम पर अभी अभी एक एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है राज्यसभा में? चार ऑप्शन है, सुषमा स्वराज, मनोहर पारिकर, लालजी टंडन या अरुण जेटली। चारों का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन फिलहाल ये स्कीम लाई गई है अरुण जेटली साहब के नाम पर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुण जेटली। बता सकते हो मुझे अरुण जेटली साहब क्या थे और इनकी मृत्यु कब हुई? अरुण जेटली साहब भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, हम सब जानते हैं।
और अरुण जेटली साहब की डेथ हुई थी 24 अगस्त 2019 को। 24 अगस्त 2019 को इनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी और फिर इनकी डेथ हुई थी। ऑलराइट, इनको पद्म भूषण से ऑलरेडी नवाजा जा चुका है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नेम इंडियाज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन ओडिशा। भारत की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताइए जिसका अभी अभी सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। चार ऑप्शन है, रुद्र, जैस्मीन, मैग या ध्रुवास्त्र। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवास्त्र। ओके, लेट अस चेक द आंसर, ध्रुवास्त्र। अब इस सवाल पे मैं आपको बहुत ही क्रूशियल और बेसिक जानकारी बताने जा रहा हूं, इसीलिए प्लीज ढंग से समझने की कोशिश करना। एक बार समझ जाओगे और हमेशा आपके लिए ये बहुत काम आएगा। पहली बात तो ये कि उड़ीसा के तट पर, ये उड़ीसा इस तरफ है, ये रहा उड़ीसा, तो उड़ीसा के तट पर यहां पर चांदीपुर नाम का एक प्लेस है जहां पर ये सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर आपको कभी किसी ने बोल दिया कि चांदीपुर में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो समझ जाना चांदीपुर यानी उड़ीसा में। राइट, पहली बात तो ये। दूसरा, एंटी टैंक, आपने टैंक तो देखे होंगे ना, अपने पानी की टंकी वाला टैंक नहीं, जो आर्मी के टैंकर होते हैं वो वाला टैंक। तो टैंक को ध्वस्त करने वाली चीज को बोला जाएगा एंटी टैंक। ये समझ में आया आपको? एंटी टैंक मतलब दुश्मन का टैंकर आ रहा है और आपने मिसाइल लॉन्च की और वो टैंकर को उड़ा दिया और दुश्मन को खत्म कर दिया, इसको बोलेंगे एंटी टैंक। वाई गाइडेड, यहां पर गाइडेड शब्द का मतलब क्या है दोस्तों? देखो, अब आप एक सिंपल उदाहरण से समझो। एक दिवाली का रॉकेट है जो हम आसमान में छोड़ रहे हैं, उस रॉकेट को क्या तुम गाइड कर सकते हो? क्या तुम कंप्यूटर से उसको दिशा दे सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस रॉकेट की जिंदगी या उस रॉकेट की उड़ान बहुत ही सीमित है। 10-12 सेकंड, या बहुत हो गया तो 10-15 सेकंड के आसपास की जिंदगी है। उसके बाद बारूद खत्म और वो खत्म हो जाएगा। अब 10-15 सेकंड के लिए हम उसको क्या क्या कंप्यूटर से उसको गाइड कर पाएंगे? जब भी किसी मिसाइल को गाइडेड किया जाता है तो स्वाभाविक है उसको दिशा बताई जाती है कंप्यूटर से, उसको कहां जाना है बताया जाता है, उसको टारगेट बताया जाता है। इसीलिए गाइडेड मिसाइल को किसी एक स्टेशन से गाइड किया जाता है और इसीलिए गाइडेड मिसाइल अपने टारगेट को बहुत अच्छी तरह से हिट कर पाती है। 98% से ज्यादा चांसेस हैं कि गाइडेड मिसाइल अपने टारगेट तक जरूर पहुंचती है। ये फर्क होता है अनगाइडेड और गाइडेड में। ये आपको समझ में आया या नहीं? राइट, अब आपको एक बेसिक फर्क बता देता हूं। और भारत में जो नाग मिसाइल बनी थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रही है, ये नाग हेलिना मिसाइल जो थी ये अनगाइडेड हुआ करती थी, और इसी का एक नया वर्जन है अब ये ध्रुवास्त्र, जो कि गाइडेड है। राइट, तो ये अपने दुश्मन तक बिल्कुल पहुंचेगा क्योंकि इसको कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी काफी आगे तक जा चुकी है और भारतीय आर्मी को इसका जबरदस्त फायदा हो रहा है। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया पिछले क्वेश्चन में, ये जो ध्रुवास्त्र है इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। ऑलराइट, हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी विद अ प्राइज मनी ऑफ 1 मिलियन यूरोज। इनमें से किसे गुल्बेनकियन प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी मानवता का एक पुरस्कार मिला है, जिसमें पुरस्कार की राशि है 1 मिलियन यूरोज। यूरोजोन में जो करेंसी चलती है यूरोज, 1 मिलियन यानी 10 लाख यूरोज का एक इनाम मिला है। किसको मिला है? जादव पेयांग, देन ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजाई या एंजेला मेर्कल? स्वाभाविक है, एंजेला मेर्कल तो जर्मनी की चांसलर है भैया, इनको क्यों देंगे ये सब। मलाला यूसुफजाई हो सकती थी, लेकिन मलाला यूसुफजाई को नोबेल पुरस्कार पहले ही मिल चुका है। कंफ्यूजन सिर्फ जादव पेयांग और ग्रेटा थनबर्ग में है। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटा थनबर्ग। 17 साल की एक लड़की ग्रेटा थनबर्ग, जो कि स्वीडन नाम के एक देश से आती है, और ये फिलहाल दुनिया की सबसे यंगेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। जितने ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेटा थनबर्ग को नहीं जानते, आज मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि आपको इस लड़की पर गर्व होना चाहिए। ये मात्र 16 साल की थी जब ये सामने आई एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट बनके, और इनका कहना यह है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी को 30-40 सालों से देखा,
इन्होंने अपने खराब कामों के वजह से पृथ्वी का संतुलन पूरा बिगाड़ दिया और यंग जनरेशन के लिए एक बहुत बेकार सी पृथ्वी छोड़ के ये जा रहे हैं, जहां पर पर्यावरण में प्रदूषण, जानवर कम होते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इन सब के लिए आप जवाबदार हैं। और ग्रेटा ने सबको परेड लगा दी और हर किसी के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू किए। इस लड़की की इन बातों को बहुत माइलेज मिला और काफी सराहना हुई। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी स्पीच दिया और अलग अलग मीडिया कवरेज में ये बार बार सामने आती रही। ये अटलांटिक महासागर को पार करके न्यूयॉर्क तक पहुंची थी और इन्होंने जिस शिप में अपना ट्रैवल किया था उसमें एक टॉयलेट तक नहीं था, क्योंकि ये पर्यावरण को खराब करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। तो ग्रेटा थनबर्ग के इस काम को एक बहुत बड़ा सलाम और इनको ये 1 मिलियन यूरोस का पुरस्कार मिला है। इनकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन फिर भी कम से कम पर्यावरण को लेकर ये सतर्क है, इस बात के लिए तो तारीफ बनती है। ओके, आज आप गूगल पे जरूर सर्च करिएगा ग्रेटा थनबर्ग को। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव्स? मालदीव्स जो कि इंडियन ओशन में एक नन्हा सा देश है, वहां की करेंसी क्या है? चार ऑप्शन है, लीरा, पाउंड, रफिया या रियाल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रफिया। हो सकता है इसको रुफिया बोलते होंगे, आई नीड टू चेक दैट आउट, बट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रफिया। ऑलराइट, लीरा, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, लीरा करेंसी है टर्की की। पाउंड, पाउंड ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये चलता है यूके में, और रियाल ये चलता है ईरान में। ऑलराइट, तो बाकी के ऑप्शन में भी करेंसी आपको मैंने बता दी है। आपको ये भी मैं बता दूं कि करेंसी, कैपिटल, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये चार चीजें बेटा याद करके जाना। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो इसके ऊपर आने ही है, राइट? तो बैठे बैठे मार्क्स कमाने होंगे तो इतना जरूर कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। साइंस एक्सप्लोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? साइंस विज्ञान एक्सप्लोरेशन डे ये कब मनाया जाता है? 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 या 22 जुलाई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 जुलाई। जुलाई में काफी सारे इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं जो कि मैंने टाइम टू टाइम कवर करवाए हैं। आप जरा मुझे बताइएगा 17 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है, और ये भी बताइएगा कि 1 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है। मैं चला आगे, 2-3 क्वेश्चन बाद इसका आंसर बताऊंगा, तब तक आप अपना जवाब सोच के रखिएगा 1 जुलाई और 17 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच स्टेट हैज लॉन्च द गोधन न्याय योजना टू बूस्ट द रूरल इकोनॉमी बाय परचेसिंग काउ डंग एट ₹2 पर केजी फ्रॉम द कैटल रियरर्स? ओके, कौन से राज्य ने अभी अभी गोधन न्याय योजना शुरू की है, जिसके आधार पे गांव की इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए गोबर यानी काउ डंग को ₹2 प्रति किलो कैटल रियरर्स से यानी गाय को चराने वालों से खरीदा जा रहा है? चार ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा या केरला। ये शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। ऑल राइट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर साहब का नाम बताइए। वो है भूपेश बघेल, कांग्रेस के भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुया उइके, अनुसुया उइके, राइट? ये ऑप्शंस आपको याद रहेंगे। ऑल राइट, आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। India has been ranked among the 10 worst countries for working people's right in the Global Rights Index 2020. The index is released by which body? भैया ये सवाल इतना ज्यादा रुलाने वाला है, इसका मतलब ये है कि भारत अब दुनिया के 10 उन सबसे वाहियात देशों में शामिल हो गया है जहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों को बहुत बुरी तरह से कुचला जाता है और जहां पर उन्हें कोई अधिकार मिलते नहीं है। कैन यू इमेजिन गाइस, 4G से 5G जनरेशन में जा रहा है हमारा देश, और ये है हमारी आज की परिस्थिति इन मामलों में। तो ये तो मैं कह सकता हूं कि माफ करना, ऐसा बहुत कुछ है जिसमें भारत को सुधार नहीं, एक जबरदस्त सुधार की जरूरत है। मतलब पीपल्स के वर्किंग राइट्स को बहुत बुरी तरह से जहां कुचला जाता है, उन देशों में भारत एक वर्स्ट कंट्री पे आ चुका है। तो ये जो इंडेक्स है ये कौन से बॉडी ने रिलीज किया था? चार ऑप्शन है हमारे सामने,
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, या इंटरपोल, या आईटीयूसी, या आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन? जवाब मैं आपको बता देता हूं, इसका जवाब है आईटीयूसी। आईटीयूसी नाम का एक संस्थान है जो कि बेल्जियम में है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रसेल्स। तो बेल्जियम के ब्रसेल्स में ये एक जगह है आईटीयूसी। वहां की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के 10 सबसे घटिया देशों में है जहां कर्मचारियों के अधिकार छीने जाते हैं। राइट। और कौन कौन से देश हैं जो इस तरह के लिस्ट में आते हैं? बांग्लादेश है ऐसा एक देश, फिलीपींस है ऐसा एक देश, देन इसके अलावा ब्राजील में ऐसा होता है, देन इसके अलावा कोलंबिया में ऐसा होता है। तो इस तरह के देश आप देख सकते हैं जहां पर फिलहाल ये हाल है। टर्की में भी ऐसा होता है। राइट। हाँ। अब एक बात और है कि भारत में ऐसा क्या बुरा है कि जिसके वजह से भारत इस नंबर पे आ गया। आपको 3 बातें बता देता हूं दोस्तों, कभी गौर से सोचना और YouTube कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वाकई में इन चीजों के ऊपर आपका कहना क्या है। भारत को इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि भारत में मास डिसमिसल होते हैं। मास डिसमिसल का मतलब बल्क में लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, बल्क में। दूसरा, भारत में ब्रूटल रिप्रेशन होता है स्ट्राइक्स का। ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ स्ट्राइक्स, आप जानते हैं इसका मतलब? इसका मतलब ये कि यदि मान लो कर्मचारी विद्रोह कर रहे हो तो मार पीट के शांत कराया जाता है उनको। उनकी मांगे ज्यादा सुनी नहीं जाती, कंसिडर नहीं की जाती, उनका यूनियन तोड़ दिया जाता है या मार पीट के उनको रास्ते पे लाया जाता है। और तीसरा, रिग्रेसिव लॉस। ऐसे लॉज हैं जो कि बहुत ज्यादा आड़े टेढ़े हैं, जो कहीं से भी एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए नहीं है। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये होता है कि बेचारा एम्प्लॉय जाए भी तो कहाँ जाए, तो मजबूर हो जाता है, बहुत ही खराब वर्किंग कंडीशन में उसको काम करना पड़ता है। क्या आप इन तीनों बातों से इत्तेफाक रखते हैं या आपके ऐसे कोई अनुभव है तो हमारे साथ YouTube कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब आप जैसे लोगों का जागरूक होना और उसके ऊपर बात करना बेहद जरूरी है। ज्ञानबाजी का प्लेटफॉर्म इसके लिए अच्छा रहेगा। नेम द प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय एचआरडी मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड एड्रेस देयर इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। 4 ऑप्शन है, दीक्षा, मनोदर्पण, उन्नति या कर्तव्य। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनोदर्पण। राइट। और भारत के एचआरडी मिनिस्टर कौन है? व्हाट इज एचआरडी? एचआरडी का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मानव विकास सूचक, सॉरी, मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास। राइट। तो मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है भारत के? रमेश पोखरियाल निशंक, ये इनका नाम है, नाम मत भूलना। भारत में एजुकेशन मिनिस्टर नाम की कोई पोजीशन नहीं होती, भारत में एचआरडी मिनिस्टर होता है। तो इंसान के पूरे विकास के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री काम करती है। एजुकेशन, उनकी जॉब, उनकी स्किल, सब कुछ इनके पास रहता है, ये सारा ही काम। ऑलराइट। तो मनोदर्पण इज द राइट आंसर। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी PS2 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? रामनाथ कोविंद जी के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन अभी अभी नियुक्त किए गए हैं? 4 ऑप्शन है, पी प्रवीण सिद्धार्थ, अजय भादु, JD सुब्रमण्यम या शिवेंद्र चतुर्वेदी। सही जवाब है पी प्रवीण सिद्धार्थ। और ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं IMP। देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को अपील है कि ये क्वेश्चन को भूलना मत, किसी दिन एग्जाम में ये टपक जाएगा सीधे सीधे 1 मार्क के लिए। चलते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। होलोंगचू इज द फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? होलोंगचू नाम का एक जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत और कौन से देश के बीच में हुआ है? 4 ऑप्शन है, सिंगापुर, बांग्लादेश, भूटान या म्यांमार। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। ओके, चेक कर लें एक बार। यस, द राइट आंसर इज भूटान। अब जरा ध्यान से देखना दोस्तों, आपको एक बहुत शानदार चीज मैं समझा देता हूं। भूगोल में बहुत सी चीजों का जवाब होता है, इसीलिए भूगोल के नजरिए से देख लिया जाए तो बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। ये भारत का नक्शा, माफ करना थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया,
और ये जो मैं बना रहा हूं ना अभी, ये जिसको मैंने ऐसे लाइन खींचने की कोशिश की है, ये एरिया है भूटान, सिक्किम से लगा हुआ। और सिक्किम और भूटान और भारत के बीच में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चालू किया गया है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है खेल, खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ऐसा इसका पूरा नाम है। ऑलराइट, और दूसरी बात ये, यहां से 600 मेगावाट्स की बिजली उत्पन्न की जाएगी। तो भारत और भूटान के बीच में ये समझौता हुआ है, और भारत इस तरह के प्रोजेक्ट्स जरूर करना चाहेगा ताकि भूटान हमेशा भारत का दोस्त बना रहे। अदरवाइज चाइना उसको अपनी उल्टी पट्टी पढ़ा के, कुछ भी समझा के भारत के खिलाफ भड़का देगा, जैसे वो नेपाल के साथ करता आया है। ऑलराइट, भूटान के भूटान की कैपिटल बता दीजिए। भूटान की कैपिटल है थिम्फू, राइट, हाँ। और भूटान के राजा जी का नाम क्या है? हु इज द किंग ऑफ भूटान? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। माफ करना दोस्तों, बहुत लंबा नाम है, लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन आप उच्चारण को ध्यान से सुनना और छत पे जाके 10 दिन तक लगातार बोलना। आई एम श्योर 11वें दिन याद हो जाएगा आपको। एक बार बोल देता हूं फिर से, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये वहां के राजा जी का नाम है। चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर उसके पहले मैं आपको ये सवाल पूछ चुका था कि 17 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है और 1 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है। तो 17 जुलाई को होता है इंटरनेशनल जस्टिस डे, इंटरनेशनल जस्टिस डे, और 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे। ऑल राइट, तो ये रहे ये दो अलग अलग डेज के इंपॉर्टेंस, ये आप हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। विच इंडियन अमेरिकन ऑथर एंड ऑन्कोलॉजिस्ट हैज बीन नेम्ड एज 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनररी? Yes. So, which Indian American author and oncologist has been named as the 2020 Great Immigrants Honorary? चार ऑप्शन है हमारे सामने, सिद्धार्थ मुखर्जी, झुम्पा लहरी, फरीद जकारिया एंड संजय गुप्ता। क्या लगता है आपको, व्हाट इज द राइट आंसर हियर? क्वेश्चन नंबर 23, द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ मुखर्जी। ऑल राइट, इनको मिला है ये 2020 ग्रेट इमिग्रेंट ऑनररी, राइट, याद रहेगा आपको। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 24। विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन? दुनिया में सबसे ज्यादा हाथियों की तादाद कौन से देश में है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, थाईलैंड या नामीबिया। राइट, बोलिए। वैसे तो थाईलैंड बड़ा फेमस है यार व्हाइट एलिफेंट्स के नाम पर, तो थाईलैंड होना चाहिए कि इसका राइट आंसर? नहीं, थाईलैंड अगर आप जवाब देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बोट्सवाना। राइट, बोट्सवाना एक कंट्री है जो कि गैबोरोन में है, GABORONE, गैबोरोन। और गैबोरोन, माफ करना, गैबोरोन उसकी कैपिटल है, गलत हो गया। बोट्सवाना इज अ कंट्री जो कि अफ्रीका में है, सदर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, और गैबोरोन उसकी कैपिटल है। और यहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। चलते हैं जिम्बाब्वे की तरफ। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, थाईलैंड की कैपिटल है बैंगकॉक, और नामीबिया इसकी कैपिटल है विंडहोक, विंडहोक। ओके, नामीबिया की कैपिटल है विंडहोक। ऑलराइट, ये जम गया। चलते हैं आखिरी सवाल पर, 25वें क्वेश्चन पे। देहिंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देहिंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम की एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कौन से राज्य में है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय या सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आसाम। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आसाम में है। चलिए जाते जाते आपको बहुत सारे अच्छे नेशनल पार्क्स के बारे में बता दूं, दो तीन नेशनल पार्क, हर राज्य का एक एक। अरुणाचल प्रदेश का एक नेशनल पार्क है मोलिंग, MOULING, मोलिंग नेशनल पार्क। मेघालय में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बाल पाक्रम, बाल पाक्रम। और सिक्किम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कांचेंडजोंगा, कांचेंडजोंगा। ये तीन नेशनल पार्क्स हैं
जो कि अलग अलग राज्यों में है। दोस्तों आप याद रखिएगा, आपको नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये भी एग्जाम में आती है, तो ये भी आपको याद करनी बहुत जरूरी हो जाती है। इसलिए जब भी मौका मिले मैं आपको ये बताता चलूंगा, सो दैट आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन और उसके जवाब और उस तक पहुंचने के तरीके सब कुछ समझ में आए। एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने जितनी बताई वो सब आपने नोटबुक में लिख के रखी है। आज के सेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी से डाउनलोड करना मत भूलिएगा, और प्लीज आने वाले दिन में ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सो दैट बहुत से अलग अलग क्वेश्चंस और बहुत से अलग अलग एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर आप निश्चिंत हो जाएं। राइट, आने वाले दिन में मेरे बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सेशंस और आने वाले हैं, इसीलिए ज्ञानबाजी के साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।